Assalamu alaikum. Welcome to Zabis Social Science Society. This is your host Maida Zia, and I welcome you all to our podcast, Equality Can't Wait. Our topic for today is gender inequality. So, gender inequality is basically a process by which men and women are not treated equally. This arises mainly due to differences in socially constructed gender roles. To further talk on the topic, my guest for today is Rehma Sheikh. Rehma currently is in her final semester, majoring in psychology. Hi Rehma, how are you? Hello, I'm doing well, Alhamdulillah. How about you? I'm fine too, thank you. Would you like to please introduce yourself? Well, my name is Rema and I'm 23. Currently, I'm doing my majors in psychology. However, my areas of interest are sociology and psychology and philosophy. Other than that, by passion, I'm an artist. I write, I sketch, and I also do poetry. Yeah, well, that's great and quite interesting, you'll see. So, coming to the topic, Rehma, gender inequality, obviously, it exists in our society and we see it almost everywhere. So, what measures do you think we can take to at least limit it, if not totally finish it? Well, whenever we're looking at a problem, I think you might know that there are two different ways of coping with any problem or trying to solve a problem. एक होता है strategic based coping, दूसरी होती है emotion based coping. So there are different ways in which different people they try to deal with their situations. अगर हम देखें और and if we try to understand कि ये सब शुरू कैसे होता है, तो हमें एहसास होगा कि when we are growing up, कोई भी हाउस होल्ड हो डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें मोस्टली पेट्रियार्कल हाउस होल्ड्स होते हैं। और हमारे हाउस होल्ड्स में हमें बचपन से बता दिया जाता है कि लड़कियों को किस तरह बैठना है, लड़कियों को किस तरह बात करनी है, लड़कों को किस तरह करनी है। और ऊपर से जेंडर रोल्स हमें इंटरनलाइज किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, बॉयज आर ब्रेव, बॉयज बहुत मैनली होते हैं, उनके अंदर बहुत मैनुअल पावर होती है, उनमें ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। विराज हमें सिखाया जाता है कि गर्ल्स आर इमोशनल, लड़कियां तो अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। देयरफॉर ये जो सारे जेंडर रोल्स हैं जो इंटरनलाइज किए जाते हैं, दे आर बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्ट्स. They have nothing to do with the way we are brought up. This has nothing to do with our biology. तो नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट यहीं यहाँ पे भी आ जाता है कि इस तरह हम बने हुए हैं या हमें बनाया गया है। So in my opinion, or as sociologists and psychologists also say, we are product of our biology and our environment as well. तो उसमें जेनेटिक मेकअप भी होता है, बट मोस्टली जो हमारा बिहेवियर होता है इट इज लर्नड। बचपन से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं द वे आर द वे आर एल्डर्स आर इंटरेक्टिंग, जिस तरह हमारी फैमिली में कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद हमारे स्कूल्स में जिसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। देयरफॉर वी आर लर्निंग कॉन्स्टेंटली और इसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटीज बिल्डअप हो रही होती हैं। और फिर हम उन जेंडर नॉर्म्स को इंटरनलाइज करके उनको अपने अंदर बिल्ट इन करके we are growing up, and this is how this a misogynistic pattern of life is reproduced from generation to generation. तो आई थिंक अगर हम इस प्रॉब्लम के अंदर हम डिग इन करें कि स्टार्ट कैसे होता है, तो नंबर वन, हम जो एक यू वर आस्किंग कि हम कौन से मेजर्स कैरी आउट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले ये चाहिए कि हम अगर हमें अवेयरनेस मिल गई है, वी रियलाइज के ये जो जेंडर नॉर्म्स हैं और जो सोशल नॉर्म्स हैं विच आर नॉट दीज आर नॉट जस्टिफाइड नहीं है। ऊपर से ये जो सोशल नॉर्म्स और जिस तरह हमें सोशलाइज किया जाता है, द वे वी आर ब्रॉट अप, इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, नॉट ओनली फॉर women लेकिन फॉर ट्रांसजेंडर्स। अगर आप देखें, when we're talking about gender, it's not about just women and men, but it's also about transgenders और हर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग, कोई भी के सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, दिस डज नॉट मैटर। आप इंसान को इंसान तो समझें, जेंडर की तो बात बाद में आनी चाहिए, बल्कि आनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम सोशलाइजेशन, अगर हमें पता है कि दीज प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स ऑफ लिविंग जो हमें सिखाए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी तरह सोशलाइज करें, उनको हम सिखाएं कि सबसे पहले आपने इंसान बनाया, ह्यूमिलिटी सिखाएं,
हमारे हमारे छोटों को, हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम एजुकेट करें. So I think education is the most important, tool of helping a society progress. उसके अलावा आई थिंक पर्सनल हमारे हमारे हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. फॉर इंस्टेंस अगर हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं, हम कहते हैं क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करती. गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जॉब्स दें, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इंसल्ट होने से रोकें. लेकिन आई थिंक हमें पर्सनली भी तो अपना इनपुट देना चाहिए ना. हमें भी चाहिए कि हम अपने घर में किसी ट्रांसजेंडर को जॉब दें, उनको कुकिंग सिखा दें या उनको क्लीनिंग सिखा दें, कुछ भी सिखा दें. तो इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली है, मोस्टली है. लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अपना छोटा छोटा, कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर बनाते हैं. सिमिलरली अगर हम अपनी पर्सनल अपनी पावर यूज करें और हम लोगों की हेल्प करें, जब एक्यूमुलेट होगा तो फिर ही हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकेगी. सो आई होप दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल, आई ऑल्सो एग्री कि मतलब ऑब्वियसली हमें सोसाइटी ही ये सिखाती है कि ये लड़का है तो ये बहुत स्ट्रांग है, ये लड़की है तो आपको घर का काम ज़्यादा करना है और आपको घर से बाहर इतना नहीं जाना और दैट. तो ऑब्वियसली जाहिर है फिर आप मतलब यू बिलीव कि जेंडर इनइक्वालिटी जेंडर रोल्स पे बहुत बेस कर रही है हमारी सोसाइटी में या कोई भी सोसाइटी में. आप व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली Yeah, totally. And it's not just about our current situation. History में अगर आप देखें, if you have read the book Second Sex by Simone de Beauvoir, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि how historically women have been oppressed. Historically औरतों को छोटा और कमतर दिखाया जाता है, उनको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको ट्रीट किया गया है. एंड वो सारी जो ट्रीटमेंट्स थी वो रिप्रोड्यूस हो के हमारी आज की सोसाइटी में है. Even though people say we have progressed to a certain extent, I do agree. लेकिन कहते हैं ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है. It does not matter how, what level of education attainment you have. लेकिन जो आपकी सोच होती है, that is everything. आपकी mentality जो होती है, the way you treat people, you know, if you discriminate between people, you're not a good person, even if you are well reputed in the society. तो सिमोन डी beauvoir ने अपनी बुक में ये मेंशन किया था how a little girl is raised up in such a different way in the family, in the household. और ये सिर्फ देसी लड़की की बात नहीं हो रही. अगर इसमें आप देखें, इसमें ब्रिटिश बच्चों की बात हो रही है, इसमें अफ्रीकन बच्चों की बात हो रही है, अमेरिकन बच्चे. सो इट्स बेसिकली अ ग्लोबल इशू. ये सिर्फ पाकिस्तान का या देहात का इशू नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू. मतलब इट्स अ फिनोमिना. अब इसमें ये होता है कि उन्होंने मेंशन किया कि गर्ल्स एसोसिएट देमसेल्व्स विद अ डॉल. वो जब बचपन में उनके पास एक गुड़िया होती है, और ये हमारी सोसाइटी में भी हमने देखा है, इवन मैं भी गुड़िया से खेल खेल के बड़ी हुई. तो हम लोग जब अपनी डॉल से खेलते हैं, हम उसको ड्रेसअप करते हैं, तो बेसिकली जो जेंडर रोल्स हम इंटरनलाइज कर रहे होते हैं, जो हमें सिखाया जा रहा होता है कि लड़की ऐसे बैठती है, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां चुप रहती हैं, लड़कियां धीमी धीमी रहती हैं, उनका उनका मिजाज बहुत धीमा होता है. डॉल को उसी तरह से सोशलाइज करते हैं, इवन दो आर डॉल्स कैन नॉट टॉक. लेकिन हम उसको एक तरह से तैयार करते हैं, उसको ड्रेसअप करते हैं. क्यों? दूसरों को प्लीज करने के लिए. क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि द वे वी ड्रेस अप, द वे वी टॉक, इट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड इट शुड बी इम्प्रेसिव होना चाहिए दूसरों के लिए. किसके लिए? दूसरे सेक्स के लिए, कि वो हमसे इम्प्रेस होते हैं, ना कि हमसे इंस्पायर होते हैं. तो व्हेन द गर्ल ग्रोज अप, पहले वो अपनी डॉल को तैयार करती है, एंड व्हेन शी ग्रोज अप टू बिकम अ वुमन और अ यंग लेडी, फिर वो जो डॉल होती है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है. And then she gets married and she lives her entire life to please someone else. तो प्रॉब्लम ही यही यहाँ पे स्टार्ट होती है कि a girl, or let's say a female, is not treated as an individual, not as a as a separate entity, but in association or in relation to the other gender, to the other sex. जैसे आप देखें, लोग कहते हैं कि आवर सोसाइटी हैज प्रोग्रेस टू अ वेरी गुड, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. लेकिन मैं अभी भी मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है कि इवन इन ड्रामाज जब दिखाते हैं कि मतलब वो डिपिक्ट ये कर रहे होते हैं कि दिस मैन इज अ फेमिनिस्ट, और वो बोलता है कि मेरी बीवी मेरी इज्जत है. तो ये कौन सी फेमिनिज्म है? मतलब आपकी बीवी आपकी इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, उसकी इज्जत उसके हाथ में. तो द थिंग इज,
कि जब बोलते हैं कि एक लड़की किसी की बेटी होती है, एक लड़की किसी की माँ होती है, एक लड़की किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, तो यही तो प्रॉब्लम लाई करती है। वो क्यों किसी की कुछ है? वो खुद क्या है? वो एक इंसान है, उसका आप इंसान तो समझो। बिल्कुल, तो जैसे दिस इज आपने वेयर या द वे यू सेड कि हम शुरू से ही डॉल्स पकड़ा देते हैं एंड ऑल दैट। हम स्पोर्ट्स भी खिला सकते हैं एक बच्ची को, बहुत एग्जैक्टली। यानी हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं शुरू से ही। अगर हम इक्वली ट्रीट करें अपने बेटे को या अपनी बेटी को, तो आगे बहुत ही बेटर उनके लिए बात बनता है और पूरी सोसाइटी उससे बहुत बहुत ज्यादा फ्लरिश कर सकती है। एब्सोल्युटली। अच्छा रहमा, अभी जैसे हमने बात की है, यू आल्सो मेंशन द बुक, तो जेंडर इनइक्वालिटी इज मोस्टली परसीव्ड विद वुमेन, ऑब्वियसली द वे अभी आपने भी पूरा बात की है उस बारे में। तो जिस हमारी यस। सोसाइटी में भी, जिसकी हम आजकल एग्जांपल्स भी देखते हैं, एनुअली एक औरत मार्च होती है, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो to what extent do you think it's true? And I mean, do you like totally agree कि खाली gender inequality is happens with women, या दोनों genders में भी होती है? Mostly obviously women में ही होती है, but what are your opinions? ऑब्वियसली व्हाई सो मेनी women आर कमिंग अबाउट, वो क्यों अपने आवाज उठाती हैं? बिकॉज हिस्टोरिकली और अभी भी हमेशा से मेजोरिटी देखी जाती है कि मतलब मेजोरिटी में औरतों के साथ तशद्दुद होता है, मेजोरिटी में औरतों की आवाज नहीं उठाई जाती, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। हाउएवर यस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चाइल्ड अब्यूज होता है, वो बच्चे के साथ भी होता है, बच्चे के साथ भी होता है। प्रोस्टिट्यूशन होता है, वो एक लड़की भी होती है। सेक्स ट्रैफिकिंग बच्चे की भी होती है, माइनर्स की भी होती है। तो वी कैन नॉट निग्लेक्ट और डिनाई द फैक्ट के अब्यूज किसी भी तरह का, इन एनी फॉर्म, फिजिकल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, इमोशनल अब्यूज हो, वो हर जेंडर के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट women, इट्स अबाउट ऑल जेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स को आप देखें, उनकी क्या गलती है कि देर आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन एज यू नो इट्स सेड इन आवर सोसाइटी कि इट्स नॉट देयर फॉल्ट कि देयर बॉडी इज नॉट कंप्लीट। वो मुकम्मल नहीं है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम उनको किस बात की सजा दे रहे हैं? हम होते कौन है किसी को सजा देने वाले? हम तो खुद मुकम्मल नहीं है, हमारी सोच मुकम्मल नहीं है, हमारे एहसास मुकम्मल नहीं है। हम खुद इतने कंफ्यूज हैं, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी पर्सनैलिटीज नहीं बनी हुई। येट हम दूसरे को जज करते हैं, हम बताते हैं कि हम दूसरों को लेबल कर देते हैं कि ये इसका ये राइट है, ये नहीं कर सकता, उससे वो नहीं होगा, ये इस काम के लिए ठीक है। हम कौन है बोलने वाले? यू नो प्रिविलेज जो होता है, आई हैव अ फीलिंग कि ब्लाइंड्स अ मैन। एंड व्हेन आई से मैन, आई मीन मैनकाइंड, एवरी सिंगल पर्सन। मोस्टली ये होता है कि जब हमारे पास एक ब्लेसिंग हमारे पास होती है, विदाउट हैविंग आस्क्ड फॉर इट, जब हमें वो चीज़ प्लेट में मिल जाती है, ट्रे में मिल जाती है, तो हमें लगता है वे एंटाइटल्ड टू इट। जबकि दैट इज एक्चुअली द टेस्ट, कि हमारे पास फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो वे नॉट एंटाइटल्ड टू इट, वे नॉट एंटाइटल्ड टू इंसल्ट समवन हु इज स्ट्रगलिंग यू नो फॉर डेली वेजेस। या कोई भी इशू जो होता है, अगर हमें एक सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिला है, आवर फैमिलीज आर वेल ऑफ, हमें एक रिस्पेक्टफुल एटमोसफेयर मिल, हमसे प्यार दूसरे हर हर घर में ये होता है। एंड इफ शी हैज a healthy relationship with her husband, does not mean किसी और लड़की के साथ marital rape नहीं हो रहा। Just because we have a certain we are living in a certain condition does not mean every single person tortures yet। क्योंकि हमारे साथ नहीं होता, हमें लगता है दुनिया ऐसी है। तो द थिंग इज, हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, हमें ट्रांसजेंडर्स के साथ, हमें लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो इसी से हमारे अंदर रियलाइजेशन भी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है कि आप ए टू जी आपने सीख लिया, आपने इंग्लिश सीख लिया, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई।
वो एजुकेशन नहीं होती। अवेयरनेस जो होती है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपने जो सीखा है वो आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, अपने डेली आपने रूटीन में अप्लाई किया, आपने किसी की मदद की, आप किसी के काम आए। आई थिंक दैट इज द मोस्ट फुलफिल्ड लाइफ, कि आपने अपने इंसान होने का हक अदा किया या नहीं। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, जब हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है, हमें उसके रूट कॉज में जाके देखना चाहिए। हम उसके रूट कॉज को जाके उसको टैकल करेंगे, तभी हम प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमारे पास अभी बहुत टाइम है। हम इट्स गोइंग टू टेक जनरेशंस, लेकिन स्टार्ट करने में हर्ज क्या है। बिल्कुल, you're absolutely right. अच्छा, रहमा, जैसे हम देखते हैं जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटी है, उतना ही कभी कभी इसको थोड़ा मिसयूज भी कर लिया जाता है। जैसा कि कभी आपने सुना हो, जैसा एक वर्ड है कि औरत कार्ड खेल रही है लड़की, फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट के कभी कभी ये थोड़ा मिसयूज भी हो जाता है? व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स, जहाँ पे हमें हक मिलते हैं, मतलब हकूक मिलते हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बट आई एम श्योर यू हैव हर्ड, विद राइट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास हक है कुछ करने का, तो आपके पास उतनी ही जिम्मेदारी भी है कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं विदाउट हार्मिंग एनीबडी एल्स। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आपको पता है, फॉल्स एलिगेशंस भी होती हैं, उसे मतलब ही लगा सकता है। लेकिन क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आई सीन कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू when we're trying to defend ourselves, हम अक्सर दूसरे का नाम लगा देते हैं, हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। तो I'm not saying हर कोई ऐसा करता है, no, there are exceptions obviously. We can never ignore the fact that a female is harassed at, I think, every second. मैं हुई हूँ, I'm sure और भी लोग हुए होंगे। हम कहीं ना कहीं से we are somehow taken wrong advantage of. लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि अगर एक प्रॉब्लम है तो वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो सिर्फ औरतों के साथ नहीं होती, मर्दों के साथ भी होती है। तो औरतों को चाहिए और सबको चाहिए कि हम ट्रुथफुल रहें। हमें ये एहसास हो कि अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे, या अगर हम झूठ बोलेंगे, या हम किसी के साथ किसी भी तरह का नाइंसाफी करेंगे, तो वी हैव टू पे फॉर इट। और इसमें सिर्फ रिलीजन नहीं आता, इसमें बेसिक ह्यूमन मॉरल्स आते हैं कि हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम आवाज उठाएं। अगर हमारे सामने भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, हम तब भी आवाज उठाएं। यू नो तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और मेरे सामने अगर कोई लड़की किसी के साथ कुछ गलत कर रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं तो के लिए लड़की हूँ, मैं खैर ये तो औरत है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊँ। नो, आपने राइट और रॉन्ग देखना है, आपने जेंडर नहीं देखना। इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। जब नाइंसाफी हो रही है तो उसको आप एज अ नाइंसाफी ही देखें। उसको आप ये ना देखें कि लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है। आप देखें सही कौन है, गलत। आई थिंक जब हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, तब हम लोग ना अपना औरत का प्ले कर सकते हैं, ना हम लोग किसी का फायदा उठाएंगे। आई थिंक इट्स अबाउट बेसिक ह्यूमन मॉरल्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट कि राइट और रॉन्ग, सबसे पहले जेंडर से पहले राइट और रॉन्ग और बेसिक ह्यूमन राइट आता है, कोई भी जेंडर बहुत बाद में आता है। तो I totally agree. एग्जैक्टली। So that is it for the podcast. Thank you everyone for joining us. I hope we enjoyed and learned a lot from it. Thank you, Rehma, for joining in and sharing your views with us. Thank you. And until next time, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।